वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिंदी विषय के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस उठाए हैं। ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक प्रश्न एक से अधिक परीक्षाओं में पूछा गया है। और अच्छा है, हमने क्वेश्चंस कहाँ से कलेक्ट किए हैं? तो दोस्तों, हमने एसएससी एग्जाम, इसके साथ ही आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, एसओ का एग्जाम, इसके अलावा आरबीआई, आरआरबी, सीटेट, टेट, बीएड, यूपीएससी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में होने वाली पटवारी, वन रक्षक और जेल प्रहरी जैसी परीक्षाओं से हमने प्रश्न उठाए हैं। उन सभी के प्रीवियस क्वेश्चन हैं और इन्हीं परीक्षाओं में प्रश्न आने की फिर से संभावना है, तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। टोटल 50 प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए और वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ब्रज भाषा है। जो हमारी ब्रज भाषा है ये क्या है? तो पहला ऑप्शन है हमारा पश्चिमी हिंदी, दूसरा है हमारा बिहारी हिंदी, तीसरा है हमारा पहाड़ी हिंदी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पूर्वी हिंदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों, जो हमारी ब्रज भाषा है वो किस प्रकार की है? तो हमारी पश्चिमी हिंदी है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मगही किस भाषा की बोली है? तो दोस्तों, जो हमारी मगही है ये किस भाषा की बोली है? तो पहला ऑप्शन है हमारा पश्चिमी हिंदी, दूसरा है हमारा पूर्वी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है बिहारी और फोर्थ है हमारा राजस्थानी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा बिहारी। तो दोस्तों, हमारी जो बिहारी भाषा है उसकी एक बोली है कौन सी? तो वो है हमारी मगही। तो मगही बोली किस भाषा की है? तो करेक्ट आंसर रहेगा बिहारी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो दोस्तों, जो हमारी हिंदी खड़ी बोली है जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पहला है हमारा मागधी से, दूसरा है शोर सैनी, तीसरा है हमारा प्राचड़ और फोर्थ है हमारा अर्धमागधी या अर्ध मागधी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन दूसरा शोर सैनी। तो जो हिंदी खड़ी बोली है ये हमारी शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और दोस्तों, जो हमारा हिंदी का वीडियो आपको एमपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एमपीएसआई में भी हिंदी पूछी जाती है, लेबर इंस्पेक्टर और एमपी इंस्पेक्टर। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1953 में, दूसरा है 1954 में, तीसरा ऑप्शन है 1956 में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1952 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में। तो भाषा के आधार पर दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन हमने किस वर्ष में किया था? तो किया था 1956 में। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य था। तो ये भी कभी प्रश्न पूछ ले आपसे, तो आप याद रखें, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 1956 में। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो दोस्तों, कौन सी डेट थी वो जब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा 26 जनवरी 1950 को, दूसरा ऑप्शन है हमारा 14 सितंबर 1949 को, तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर 1950 को और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 15 अगस्त 1947 को। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन दूसरा 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा। अगला हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है, जो हमारी हिंदी है इसकी आदि जननी कौन सी है? तो पहला हमारी प्राकृत भाषा, दूसरा है पाली, तीसरा है हमारा अपभ्रंश और फोर्थ ऑप्शन है हमारा संस्कृत। तो करेक्ट आंसर है संस्कृत। तो दोस्तों, जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी आदि जननी कौन है? तो हमारी संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा को हम क्या बोलते हैं? तो इसको देव भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी जो हमारे देवता लोग संस्कृत भाषा बोलते हैं, तो संस्कृत को देव भाषा का दर्जा दिया गया है। और हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो हमारी संस्कृति है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, जो हमारा हिंदी दिवस होता है इसको हम कब मनाते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा 14 सितंबर को, दूसरा ऑप्शन है 28 सितंबर को, तीसरा है हमारा 10 अक्टूबर को और फोर्थ है हमारा ऑप्शन 11 जून को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 14 सितंबर के दिन। तो प्रतिवर्ष दोस्तों हम 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। बिल्कुल आप डेट याद रखें, इंपॉर्टेंट है, 14 सितंबर। अगला हमारा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारी हिंदी की विशिष्ट बोली है जो कि ब्रज भाषा है, ये किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो पहला है हमारी तकनीकी भाषा में, दूसरा है हमारा राष्ट्रभाषा में, तीसरा है काव्य भाषा में और फोर्थ है हमारा राजभाषा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीसरा काव्य भाषा में।
तो दोस्तों देखा होगा आपने कि बहुत सारा काव्यों की रचना ब्रज भाषा में की गई है। तो जो हमारी हिंदी की विशिष्ट बोली है ब्रज भाषा, तो ये किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? तो अपनी काव्य भाषा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि अधिकांश काव्य आपने देखा होगा ब्रज भाषा में काफ़ी काव्य हमारे लिखे गए हैं। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ष में रखेंगे? तो दोस्तों हमारा जो भारत देश है वहाँ पर आप हिंदी को हम किस वर्ग में रखेंगे? तो पहला है हमारा राजभाषा, दूसरा ऑप्शन है विभाषा, तीसरा है हमारा तकनीकी भाषा और फोर्थ है हमारा राष्ट्रभाषा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 राजभाषा के रूप में। तो दोस्तों जो हमारी भारतवर्ष में हिंदी है इसको हम किस वर्ग में रखेंगे? तो इसको हम राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत में 3000 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं, तो भारत में बहुत ज़्यादा भाषाएं और बोली हैं। ऐसे में दोस्तों एक जो हमारी भाषा होती है उसको राष्ट्रभाषा बनाना थोड़ा तकनीकी तौर पर सही नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमारे साउथ के राज्य हैं वहाँ पर दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं। फिर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर बहुत सारे राज्य इंग्लिश बोलते हैं, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर वहाँ उर्दू चलती है और पंजाब में पंजाबी। तो दोस्तों एक भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना तकनीकी तौर पर सही नहीं होगा, इसलिए भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हम इसको राजभाषा वर्ग में रखेंगे। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? यानी दोस्तों जो हमारी हिंदी है ये किस परिवार की भाषा है? तो पहला है हमारा द्रविड़, दूसरा है आस्ट्रिक, तीसरा है हमारा चीनी तिब्बती और फोर्थ है हमारा भारोपीय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 भारोपीय। तो दोस्तों जो हमारी हिंदी है ये किस भाषा परिवार की है? तो ये भारोपीय भाषा परिवार की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आप याद रखें कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो करेक्ट आंसर रहेगा भारोपीय। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है हमारा संस्कृत, दूसरा है तमिल, तीसरा है हमारा उर्दू और फोर्थ है हमारा हिंदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हिंदी। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है। भारत के जितने भी बड़े बड़े राज्य हैं वो मेनली हिंदी बोलते हैं, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़। तो दोस्तों बड़े जो हमारे मेनली राज्य है वो कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो इसलिए भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हमारी हिंदी भाषा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, जो हमारी हिंदी भाषा है इसका जन्म कहाँ से हुआ है? तो लौकिक संस्कृत से, दूसरा है हमारी पाली प्राकृत से, तीसरा है वैदिक संस्कृत से और फोर्थ है हमारा अपभ्रंश से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो जो हमारी हिंदी भाषा है इसका जन्म दोस्तों अपभ्रंश से हुआ है। कैसे? अपभ्रंश से हुआ है। और सभी भाषाओं की जननी कौन सी है? तो हमारी संस्कृत भाषा है। तो ये भी याद रखें। और जो हमारा प्रश्न नंबर 12 है, करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका? ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी बोली है और भाषा है जो हमारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पहला है बांग्रू, दूसरी हमारी अवधी, तीसरा ऑप्शन है हमारा तेलुगु और फोर्थ है हमारा कन्नौजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तेलुगु। तो दोस्तों तेलुगु बिल्कुल भी हमारी हिंदी भाषा की ना तो बोली है और ना ही ये भाषा है, ये पूरे अपना सेपरेट इसका लिटरेचर है, सेपरेट इसका ग्रामर साहित्य वगैरह सब है। तो बांग्रू, अवधी और कन्नौजी तीनों तो हिंदी की बोली या भाषा है, लेकिन तेलुगु बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा तेलुगु। अच्छा बताइए आप कमेंट करके कि तेलुगु हमारा मेनली कौन सा राज्य में बोली जाती है? तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ढूंढाली बोली है, जो हमारी ढूंढाली बोली है ये किस क्षेत्र की है? तो पहला है हमारा दक्षिणी राजस्थान की, कहाँ की? दक्षिण राजस्थान। दूसरा है हमारा पश्चिम राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पूर्वी राजस्थान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पूर्वी राजस्थान की। जो हमारी दोस्तों ढूंढाली है ये कहाँ की बोली है? तो ये हमारे पूर्वी राजस्थान की है। और पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाली बोली जाती है। अच्छा दोस्तों भाषा और बोली में क्या अंतर रहता है? तो भाषा का एक व्यवस्थित व्याकरण होता है, ग्रामर होता है, लेकिन बोली का कोई व्याकरण या ग्रामर नहीं होता। तो ये वो सबसे बड़ा बेसिक अंतर है। इसके अलावा और भी अंतर है, लेकिन मेन अंतर तो ये होता है भाषा और बोली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो हमारी हिंदी भाषा है वो हम किस लिपि में लिखते हैं? लिपि में। तो पहला है ब्राह्मी में, दूसरा ऑप्शन है देवनागरी में, तीसरा है हमारा सौराष्ट्री में और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा गुरुमुखी में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों देवनागरी में। तो जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी लिपि कौन सी है? तो वो है देवनागरी और इसको हम देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा गुरुमुखी में हम कौन से लिखते हैं? तो जो हमारी पंजाबी भाषा है उसकी लिपि है गुरुमुखी लिपि और हमारी हिंदी की कौन सी है? तो वो है देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है? तो पहला है हमारा पश्चिम हिंदी, दूसरा ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पूर्वी हिंदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 पूर्वी हिंदी। तो हिंदी भाषाओं की बोली के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ दोस्तों हमारे पूर्वी हिंदी क्षेत्र में बोली जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 4 पूर्वी हिंदी बिल्कुल राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो जो हमारा पश्चिमी हिंदी है उसकी बोली नहीं है। तो पहला है हमारा ब्रजभाषा, दूसरा है कन्नौजी, तीसरा है बघेली और फोर्थ है हमारा बुंदेली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीसरा बघेली। तो दोस्तों जो हमारी बघेली है ये पश्चिम हिंदी का हिस्सा नहीं है, बाकी ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली ये तीनों हमारी पश्चिम हिंदी का हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये थोड़ा स्टैटिक्स से जुड़ा प्रश्न आ गया कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो पहला है हमारा बेंगलोर में, दूसरा है चेन्नई में, तीसरा है हमारा मैसूर में और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा हैदराबाद में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा चेन्नई में दोस्तों। तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर है? तो हमारे चेन्नई में है। और चेन्नई किसकी राजधानी है? तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों हमें हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बताना है। तो पहला ऑप्शन है पहले प्राकृत, फिर अपभ्रंश, हिंदी और पाली। दूसरा ऑप्शन है हमारा अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और हिंदी। तीसरा ऑप्शन है हमारा हिंदी, पाली, प्राकृत, हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन दूसरा, क्योंकि दोस्तों हिंदी भाषा का विकास कहां से हुआ? तो अपभ्रंश से हुआ है। तो अपभ्रंश, फिर पाली, प्राकृत और हिंदी। ये बिल्कुल क्रम हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहला क्रम है हमारा अपभ्रंश, फिर पाली, प्राकृत और लास्ट में हमारा हिंदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों अपभ्रंश आएगा, फिर पाली, प्राकृत और लास्ट में आएगा हमारा हिंदी। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान में अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो जो हमारा जो संविधान का आर्टिकल है 351, इसमें किस विषय का वर्णन किया गया है? तो पहला है उच्चतम न्यायालय की भाषा का, दूसरा है पत्राचार की भाषा का, तीसरा हमारा हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं और फोर्थ है संघ की राजभाषा। क्या है? संघ की राजभाषा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हमारा हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या है? निर्देश दिए गए हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 351 है 351 है, इसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो जो हमारी हिंदी खड़ी बोली है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पहला ऑप्शन है हमारा अर्धमागधी से, दूसरा है शोरसेनी से, तीसरा है हमारा ब्रांचट से और फोर्थ है हमारा मागधी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सेकंड शोरसेनी से। तो जो हमारी हिंदी खड़ी बोली है इसका अपभ्रंश क्या है? तो दोस्तों इसका अपभ्रंश है हमारा शोरसेनी। क्या है? शोरसेनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें कौन से आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है ई, दूसरा है उ, तीसरा ऑप्शन है हमारा अम और फोर्थ है हमारा आ। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम। तो हिंदी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है हमारी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा अम। क्या है? अम और अम। तो आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा अम और अम। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम वर्णमाला किसको बोलते हैं? तो पहला है वर्णों के संकलन को, दूसरा है शब्द गणना को, तीसरा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को और फोर्थ है हमारा शब्दों के समूह को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा वर्णों के व्यवस्थित क्रम को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। और जो हमारा वर्ण के व्यवस्थित क्रम होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं शब्द। यानी उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे मान लो हम लिख रहे हैं कमल, तो कमल का एक अर्थ होता है, बाकी हम मल क कुछ भी लिख दें तो उसका अर्थ नहीं है, तो वो फिर नहीं है। तो वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंठई ध्वनियां कौन सी है? क्या प्रश्न कि निम्न में से कंठई ध्वनियां कौन सी है जो हम बोलते तो हमारे कंठ से निकलती है? तो कंठई ध्वनियां कौन सी है? तो पहला है हमारा ऑप्शन य और र, दूसरा है च, ज,
तीसरा ट ण और फोर्थ है क ख। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आप बोल के देखिए एक बार, आपको ऑटोमेटिक आंसर समझ में आ जाएगा। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो हमारी क और ख। इनको बोलने थोड़ा गले में हल्का लोड पड़ता है, तो उससे ये कंठई ध्वनियाँ हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे प्रश्न आए तो तुरंत आप उस अक्षर को बोल बोल के देख लीजिए 3 से 4 बार, तो आपको इसका यही आंसर समझ में आएगा। जैसे कि च छ, तो यह क्या है? हमारा तालु है, इसमें थोड़ा जीवान का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। लेकिन क ख बोलने के जीभ का इस्तेमाल हो रहा है नहीं, उसमें हमारा कंठ का इस्तेमाल हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 क और ख बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो स्थान के आधार पर हमें मूर्धन्य व्यंजन बताने हैं। तो पहला है हमारा ड ड, दूसरा ऑप्शन है हमारा ज झ, तीसरा है प फ और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ग और घ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 ड और ढ, यानी कि ड डमरू और ड ढक्कन। तो ये क्या है? मूर्धन्य व्यंजन के स्थान पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो हमारे ड और ढ मूर्धन्य व्यंजन है, तो आप याद रखें, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? कौन से? तो अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा क और ग, दूसरा ऑप्शन है थ और ध, तीसरा ऑप्शन है फ और भ और फोर्थ ऑप्शन हमारा अ और आ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 1 क और ग। ये क्या है दोस्तों? अल्प प्राण वर्ण है। किस प्रकार का वर्ण है ये? अल्प प्राण वर्ण है। तो कौन कौन से? क और ग। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ दोस्तों आप सारे प्रश्न अटेम्प्ट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और डेली हमारे चैनल पर एमपीजी के जो पटवारी वन रक्षक वगैरह की वैकेंसी निकली हुई है आपका आरक्षक की, तो उनके लिए डेली हमारा एक वीडियो एमपीजी के ऊपर आता है, जिसमें हम डेली कितने 100 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं। 100 एमपीजी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, तो आप वो भी एक बार चैनल पर देखिए। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं, पटवारी वन रक्षक, जेल प्रहरी ग्रुप 2 ग्रुप 4 आपके लिए आरक्षक की कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए आप, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और उसका हमने पूरी लिस्ट बना रखी है एमपीजी के क्वेश्चंस नाम से। और ये हमारा हिंदी का पहला पार्ट है। इसके अलावा हम हिंदी के लगातार आप वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्न में से नासिक की व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा नासिक की व्यंजन कौन सा है जिसको बोलने में थोड़ी हमारी नाक की सहायता लेनी पड़ती है? तो पहला है अण, दूसरा है ज, तीसरा है श और फोर्थ है हमारा ग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। ये वाला वर्ड है दोस्तों, अणिया या जो बोलते हैं इसको, तो इसको बोलने में हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जो न्य है ये हमारा क्या है? नासिक के वर्ड है। तो नासिक के वर्ण है, वर्ड नहीं है, वर्ण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है ए वर्ण क्या कहलाते हैं? जो हमारा ए और ए वर्ण है ये क्या कहलाते हैं? तो पहला है मूर्धन्य, दूसरा है औष्ठ्य, तीसरा है हमारा कंठ तालव्य और फोर्थ है हमारा नासिक्य। तो ए और ए बोलने में हमें कहाँ का इस्तेमाल करते हैं हम? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कंठ तालव्य। क्या है? कंठ तालव्य, क्योंकि जो इनकी आवाज़ आती है वो कंठ और जो हमारी जीवान का तलवा है वहाँ दोनों से इनकी आवाज़ निकलती है। तो ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला है कौन सा अमानक वर्ण है? क्या है? तो ये अमानक वर्ण है। तो पहला ऑप्शन है घ, दूसरा है म, तीसरा है ध और फोर्थ है हमारा ख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन दूसरा म। तो अमानक वर्ण कौन सा है? तो जो म वर्ण है हमारा, म से मछली, ये क्या है? एक अमानक वर्ण है। क्या है? अमानक वर्ण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा क ग झ फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो जो हमारा क ग झ और फ ध्वनियाँ किसकी है? तो पहला है दक्षिणी भाषाओं की है, दूसरा है अरबी फारसी की है, तीसरा है संस्कृत की है और फोर्थ है हमारा अंग्रेजी की है। क्या है? अंग्रेजी की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा अरबी फारसी की है। तो जो हमारे क ग ज और फ है दोस्तों, ये किसकी ध्वनियाँ है? तो ये अरबी फारसी भाषाओं की ध्वनियाँ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल याद रखें आप। अरबी और फारसी की ध्वनियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? तो क ग ज फ। और दोस्तों फ झ इनका इस्तेमाल अरबी और फारसी भाषा में बहुत ज़्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ये देखो हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी में बिल्कुल टाइपिंग गलत हो गई, कितनी है?
तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है आता है, यहाँ कितनी है, इसको काट दीजिए, कितनी है। तो पहला देखते हैं हम 50, दूसरा ऑप्शन 51, तीसरा है हमारा 52 और फोर्थ है हमारा 53। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा 52। तो दोस्तों हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमारी 52 है, यानी कि 52 हमारे पास वर्ण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। जो हमारा श है ये किसके अंतर्गत आता है, तो पहला है घोष वर्ण, दूसरा हमारा संयुक्त वर्ण, तीसरा है तालव्य और फोर्थ है हमारा मूल स्वर। क्या है, मूल स्वर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त वर्ग या संयुक्त वर्ण। जो हमारा श ध्वनि है ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, क्योंकि जो हमारा श शब्द है ना ये दो दूसरे वर्णों के मेल से बना हुआ है, तो इसका इसलिए क्या है, संयुक्त वर्ण है। जब भी हम दो वर्णों के मेल से एक नया वर्ण बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं संयुक्त वर्ण। और श हमारा किस प्रकार का है, तो ये हमारा संयुक्त वर्ण ही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो जो हमारा हिंदी शब्दकोश है इसमें जो श है इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो पहला है हमारा छ के बाद, दूसरा है हमारा त्र के बाद, तीसरा है हमारा ज्ञ के बाद और फोर्थ है हमारा क के बाद, क के बाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 4 क के बाद। क के बाद दोस्तों क के बाद आता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना हुआ है। तो जो हमारा ज्ञ है यह एक संयुक्त वर्ण है, तो किसके वर्ण संयोग से बना हुआ है। तो पहला है ज और ध, दूसरा है ज प्लस य, तीसरा है ज प्लस न्य और फोर्थ हमारा ज प्लस न्य। ये ज और ये ज है और ये ज है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हलंत भी लगा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 4 ज और ण्य। तो इन दोनों के वर्णों के संयोग से दोस्तों कौन सा नया वर्ण बनता है हमारा, तो वो बनता है ज्ञानी। क्या बनता है, ज्ञानी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण कौन सा है, तो पहला है अ, दूसरा है ह, तीसरा है स और फोर्थ है हमारा ज और झ। क्या है, ज और झ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स। तो जो हमारा स है ये किस प्रकार का वर्ण है, तो ये अघोष वर्ण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो जो हमारा घ है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, फिर से आप इसको बोल के देखिए। घ तो कंठ, दूसरा तालु, तीसरा है हमारा दंत और फोर्थ है हमारा मूर्धा। क्या है, मूर्धा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन है कंठ। तो आप घ बोल के देखिए, पूरा कंठ से ताकत निकलेगी, कंठ से आ जाएगी कि घ। तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो हमारा कंठ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों वही संयुक्त व्यंजन जो एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो पहला है हमारा ज्ञ, दूसरा है अण्य, तीसरा है ढ और फोर्थ हमारा ड। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जो हमारे ज्ञानी का है। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो दोस्तों ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो एक तो हमारा ज जो कि हलंत वाला है, किसका, ज हलंत वाला है और फिर प्लस और अण्य। तो ये इन दोनों के संयोग से बना हुआ है। थोड़ा सा मार्कर से लिखने में नहीं आ रहा। तो इन दोनों के संयोग से कौन सा बना है, तो वो बना है हमारा ज्ञानी। तो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो वो है हमारा ज्ञानी। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, दंत्य नहीं है। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो दांत की सहायता नहीं लेते हैं। तो पहला है हमारा न, दूसरा है ट, तीसरा है त और फोर्थ है हमारा द। क्या है, द। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ट। तो दंतंत्य कौन सा नहीं है, तो दोस्तों ट नहीं है, बाकी न, त और द इन तीनों अक्षर को बोलने में हमें दांतों का दोनों दांत हमारे टच होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड ट बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, ट टमाटर वाला। अगला है श वर्ण किसके योग से बना हुआ है। तो जो हमारा श क्षत्रिय का होता है ये वर्ण किसके योग से बना हुआ है। तो पहला ऑप्शन है क और श, दूसरा है क और श षटकोण वाला, फिर तीसरा है हमारा क और च और फोर्थ ऑप्शन है क और छ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सेकंड क और श। तो इससे क्या बनता है, क श से श बनता है, श। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क प्लस श बराबर श। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। जो हमारी हिंदी वर्णमाला है इसमें स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो पहला है हमारा 10, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा है 12 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 13। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन दूसरा। क्या ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है 11। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में टोटल स्वर हमारे कितने हैं 11। तो ऑप्शन 2 ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। दोस्तों कौन सा हमारा स्वर नहीं है, टोटल हमारे हिंदी में कितने 11 स्वर है। तो पहला है ए, दूसरा है उ, तीसरा अण्य और फोर्थ है हमारा अ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। तो दोस्तों ये क्या है, एक व्यंजन है, ये स्वर नहीं है। तो अण्य क्या है, एक व्यंजन है, स्वर नहीं है। बाकी ए, उ और अ तीनों क्या है, तीनों हमारे स्वर है मतलब मात्रा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है। तो दोस्तों जो हमारा ट वर्ग है इसमें कौन नहीं है, तो टमाटर, ठठेरे, डमरू, ढक्कन और अण्य। तो ट वर्ग में ढक्कन भी है, अण्य भी है, घड़ी नहीं है और ठठेरा भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घ से घड़ी दोस्तों हमारा क वर्ग में आता है। किसमें आता है, ये क वर्ग में आता है। बाकी ढक्कन, अण्य और ठठेरा या ये किस वर्ग में आते हैं, तो ये हमारे ट वर्ग में आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन तीसरा घ वर्ग। घ किस वर्ग में आता है, तो घ आता है हमारे क वर्ग में। बाकी जो तीनों है यहाँ पर ढक्कन, अण्य और ठठेरा ये तीनों आते हैं हमारे ट वर्ग में। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो पहला ऑप्शन 32, दूसरा है 33, तीसरा है 34 और फोर्थ है हमारा 35। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 यानी 33। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हमारी 33 है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। क्या है, पश्च स्वर है। तो पहला है हमारा ई, दूसरा है ढ, तीसरा है अ और फोर्थ है हमारा ज। क्या है, ज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा आ। तो दोस्तों आ है हमारा ये क्या है, ये पश्च स्वर है। बाकी अ, ढ, ई, ज ये हमारे पश्च स्वर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, तो करेक्ट आंसर रहेगा आ। चलिए अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन योगवाह है। तो क्या प्रश्न है कि निम्न में से कौन योगवाह है। तो पहला है हमारा महाप्राण, दूसरा है अल्प प्राण, तीसरा है विसर्ग और फोर्थ है हमारा संयुक्त व्यंजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा विसर्ग। तो योगवाह कौन सा है दोस्तों, तो विसर्ग हमारा क्या है, योगवाह है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। जो हमारी छ वर्ण है, छ वर्ण है हमारा वर्ड नहीं वर्ण। तो जो हमारा छ वर्ण है इसका ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो हमारा होठ है ओष्ठई, दूसरा है तालव्य, तीसरा है हमारा दंत और फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आप एक बार बोल के देखिए छ छ। तो आवाज कहां से निकल रही है, तो हमारे तालव्य से निकल रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड तालव्य। दोस्तों ये प्रश्न तो काफी सरल होते हैं हमारे पास, इनको बोल के देखना और हमें आंसर समझ में आ जाता है। तो छ ध्वनि का उच्चारण क्या है, तो हमारा तालव्य है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है हमारा तालव्य व्यंजन कौन से हैं। दोस्तों वो वर्ण जिनको हम बोलने में तालव्य का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है ट, ठ, ढ, ण या ढ। ट, ठ, ड, ढ। दूसरा है प, फ, ब, भ। तीसरा हमारा च, छ, ज, झ और तीसरा और फोर्थ ऑप्शन है त, थ, द और ध। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। तो जो तालव्य व्यंजन कौन सा है, तो हमारे च, छ, ज और झ। तो इनका बोलने में दोस्तों हम तालव्य का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी प, फ, ब, भ ये हमारे ओष्ठ ये क्या है, उनका बोलने में हम ओष्ठ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और त, थ ये क्या है, ट, ठ तो ये थोड़ा कंठव्य है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। य, र, ल, व, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है। तो पहला है हमारा ऊष्म है, दूसरा है ओष्ठय, तीसरा है अंतस्थ और फोर्थ है हमारा तालव्य। तो य, र, ल, व चारों का अलग अलग हालांकि। तो किस वर्ग के व्यंजन है हमारे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतस्थ के। किसके, तो अंतस्थ के हमारे व्यंजन है। तो य, र, ल, व तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतस्थ। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो कौन से अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो पहले वर्ग के चौथाक्षर, तीसरे वर्ग के तृतीयाक्षर
तीसरा हमारा वर्ग के पंचमा अक्षर और फोर्थ हमारे वर्ग के प्रथमा अक्षर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। वर्ग के पंचमा अक्षर क्या है, तो वो अनुनासिक है। क्या है, अनुनासिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो यही तक था। टोटल हमने आज 50 से अधिक प्रश्न आपके लिए देखे, सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका पार्ट 2 भी हम जल्द ही लाएंगे आपके लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आशा करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। और डेली हम एक एमपीजी के क्वेश्चंस का भी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, तो उसको भी देखिए। अगर आप एमपी से जुड़े हुए हैं और एमपीजी के वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी देखिए। वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।